हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान का ये दूसरा पार्ट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जो अभी हुई है उसमें काफ़ी प्रश्न आपको यही 5-6 वीडियो से देखने को मिला होगा। आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल में वीडियो पड़ी हुई है, आपको A to Z क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आप यदि भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत वह अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के नियोजन से प्रतिषेध करता है खतरनाक जगह पे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाला गया था और उस समय जो थे मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में जोड़ा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट है, अब यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा आपका नया टॉपिक है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद में राज्यसभा और लोकसभा। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री जब 73वां संविधान संशोधन एवं 74वां संशोधन अस्तित्व में आए थे तो ये उस समय कौन थे। तो पीवी नरसिंह राव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां के समय जो है 1992-93 के आसपास हुआ था, और उस समय पीवी नरसिंह राव जो थे प्रधानमंत्री थे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो राज्यसभा या विधान परिषद होगा तो आपको हो जाएगा टोटल 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। संसद का कार्य है विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। संसद का कार्य क्या है, विधि निर्माण, वित्तीय मामलों का नियंत्रण। नेक्स्ट है, धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसको केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए। लोक सेवा समिति जो है अपने अभी 100 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग को रोक दिया गया है, तो 2026 तक जो है यही परिसीमन आयोग चलता रहेगा। भारत का राष्ट्रपति कितने बार चुनाव के लिए पात्र है। तो भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो है एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में अनलिमिटेड बार, जितने बार चाहे बन सकते हैं। लोकसभा में सामान्यतः होते हैं 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। तो ये 3 सत्र आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाना आवश्यक है। 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी। तो संसदीय समूह की स्थापना वर्ष 1949 में, संसदीय समूह है, ध्यान देना है, 1949। वह अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। तो ये अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति है, सबसे बड़ी समिति। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तो मंत्रिमंडल के द्वारा, सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल के द्वारा। अगला है, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है तो कानूनी समिति का। स्पीकर जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है किसका, कानूनी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को सेवा काल, उपराष्ट्रपति का जो है सेवा काल होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु 30 वर्ष है, और विधान परिषद में भी 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए 25, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए 21 वर्ष, और मतदान के लिए 18 वर्ष। ये सभी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए 35 होना चाहिए न्यूनतम।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है प्रधानमंत्री जो है मध्य की प्रमुख कड़ी है। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट डैश में अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। तो ध्यान देना आपको, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में 109 अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में जो है टोटल 100 अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। कितने मांगे? 109 टोटल पेश की जाती है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि वार्षिक बजट में जो है टोटल अनुदान की मांगे कुल कितनी है? 109। अगला है वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो अधीनस्थ विधान पर समिति, वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 का उपयोग करके हटाया जा सकता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल 12 मेंबर को मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम, तो यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा जो है राज्यसभा में सीटों का संख्या उत्तर प्रदेश से है, फिर महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से और बिहार से। तो आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु और बिहार। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और निर्वाचित होकर के आते हैं 238 हो गया और 12 मनोनीत हो गया, टोटल 250 मेंबर होते हैं राज्यसभा में। अगला है राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो संविधान के संशोधन में जो है दोनों सदन को, राज्यसभा और लोकसभा को बराबर जो है शक्ति प्राप्त है। किस मामले में? संविधान संशोधन के मामले में। अगला है वह प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, और उस समय जो है प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। तो महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए डैश विधेयक की मांगे की गई है। तो संविधान विधेयक जो है ये 126वां संशोधन 2019 में आया था। अगला है भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो संवैधानिक विशेषाधिकार में क्या नहीं है? पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक को वापसी करना, यानी वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। यानी आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं यदि राष्ट्रपति हो तो। अगला है लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको कई बार पूछा जाता है और इसमें लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। लोकसभा का सचिवालय जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में आता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो उपराष्ट्रपति में दोनों शामिल होते हैं, राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं वित्त विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः डैश अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरणों को पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, और अगला है वित्त विधेयक को संसद में पेश किया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण को 112 और वित्त विधेयक को संसद में पेश किया जाता है 110 के तहत। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है? तो संचित निधि से भुगतान करने के लिए संसद से अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे संचित निधि से भुगतान करने के लिए अनुमोदन चाहिए भारतीय संसद से। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। भारत में धन विधेयक को पारित किया जाता है अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए कम से कम, और मुख्यमंत्री के लिए भी कम से कम 25 होना चाहिए। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है। और कौन सा विधेयक है भारत के राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो गैर धन विधेयक यानी धन विधेयक पर जो है अपने यानी विशेषाधिकार, या आप फिर ये कह लो कि निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे किस पे? धन विधेयक पे। लेकिन गैर धन विधेयक पे जो है विशेषाधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है ये संसद के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की टोटल संख्या होती है उसको वृद्धि करने की अधिकार संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। अगला है, संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र जो है अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं और बुलाने वाले जो हैं राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधान पालिका। कार्यपालिका जो है विधान पालिका के अधीन रह करके कार्य करती है। तो कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रह करके कार्य करती है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? तो ये विधायी शक्ति है। अध्यादेश 123 के तहत जारी करते हैं और राज्यपाल जो है 213 के तहत। ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला है, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह है राष्ट्रीय हित में हो। संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं और शर्त यही है कि वो राष्ट्र के हित में होनी चाहिए, अहित में होगा तो नहीं बना पाएंगे। अगला है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। अगला है, संसद का सदस्य होता है, तो संसद का सदस्य होता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए जो है संसद की सदस्य होने की योग्यता होना जरूरी है। तो ये केवल योग्यता होनी चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अगला है, भारत का महान न्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है वह है, तो भारत के महान न्यायवादी को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल जो है ये कानूनी विषय पे परामर्श देते हैं। अगला है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो महान न्यायवादी जो है भाग ले सकते हैं। और चर्चा महान न्यायवादी का जो है अनुच्छेद 176 में है। नेक्स्ट, भारत सरकार का वह अधिकारी जो सदस्य न होते हुए जो अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इन्हीं के पास अधिकार है कि सदस्य न होते हुए भी आपको ये कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान न्यायवादी को कहते हैं। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो ये उपराष्ट्रपति होंगे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेह हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं उत्तरदायी होंगे केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये कहाँ करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, या तो खुद से कर लेंगे अपने शक्तियों का प्रयोग, या जो उनके अधीन कार्य करेंगे उनके माध्यम से करेंगे। अगला, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि एक एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा के सदस्य जो हैं उनको, या संसद के जो सदस्य हैं उनको अयोग्य कब माना जाएगा? अयोग्य तब माना जाएगा जब वह बिना बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब वह सदन से लगातार 60 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता
चाहता हो। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको जोड़ लेना है कि बिना बताए, बिना किसी कारण के या कोई सूचना दिए बगैर यदि वह 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसको जो है अयोग्य मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट देते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? लोकसभा के स्पीकर को। अगला है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होंगे? तो भारत के जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति आएंगे। जब दोनों का पद खाली हो जाए, ना कोई राष्ट्रपति के पद पर है ना कोई उपराष्ट्रपति के पद पे, तो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश इस पद को धारण करेंगे। नेक्स्ट है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त होंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ था कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन कार्य करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो अब यहाँ पे है कि न तो राष्ट्रपति है, न उपराष्ट्रपति है और न ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध हैं। तब राष्ट्रपति के रूप में किन को नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो ध्यान देना आपको, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त है तो यदि उस पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उस रूप में कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश करेंगे, और जब मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तब कौन करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। आपके मन में हो सकता है आ रहा होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश भी ना हो तब क्या करेंगे? तो यहीं तक आपको याद रखना है, यहाँ तक व्यवस्था बनी हुई है, इसमें से कोई ना कोई रहेंगे। ऐसे में तो आप कहेंगे कि रेलगाड़ी जब आसमान में उड़ने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इसी प्रकार जो है आपको ये ध्यान रखना है कि बस यहाँ तक में सिस्टम आपका बन जाएगा। अगला है कौन सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी यहाँ पे कहा गया है किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। चूँकि राज्यसभा में जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और वह उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है आपको हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये समाप्त नहीं होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है इसमें चेंजिंग होते रहता है, सदस्य चेंज होते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य जो है चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, न कि राज्यसभा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, तो केंद्रीय सरकार के मुखिया हैं भारत के प्रधानमंत्री। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो यानी वित्त विधेयक के लिए जो बिल लाएंगे तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए। अगला है राज्यसभा का सभापति है, तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यही बात ऊपर था। नेक्स्ट है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास था, अभी वर्तमान में नहीं है। अगला है भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं, तो भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया है, तो भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्ति को किस में निहित किया है? तो ये किया है भारत के राष्ट्रपति में निहित किया है। अगला है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो ये भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पे, बाकी वो जो है किसी भी सदन के हो सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएंगे, ऐसा अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, तो एक ऐसे विधेयक
पर विचार करने के लिए जिसमें दोनों सदन में मतभेद हो, यानी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन जो है मतभेद हो या सहमति न हो। अगला है लोकसभा का नेता जो होता है, कहते हैं प्रधानमंत्री को कहते हैं लोकसभा के नेता। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है, तो 1971 के जनगणना पर जो है यह निर्धारित है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में, वित्तीय बिल को केवल लोकसभा में, और राज्य में कहेगा तो विधानसभा में। विधान परिषद भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आंसर जो होगा आपका विधान सभा होगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको निर्वाचित कर लिया जाता है सभी सदस्य के द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति है और न तो लोकसभा के सदस्य है न राज्यसभा के सदस्य है, फिर भी कितने समय तक वो मंत्री बन के रह सकते हैं, तो 6 महीना तक जो है वो मंत्री के रूप में कार्य कर सकते हैं, और 6 महीना के अंदर जो है उनको किसी न किसी सदन का जो है सदस्य बनना होगा। यदि ऐसा करने में वह सफल नहीं होते हैं तो फिर उनको जो है हटा दिया जाएगा मंत्री के पद से। नेक्स्ट है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 सत्र के बीच जो है कम से कम नहीं, अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल होना चाहिए। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो है अधिकार नहीं है, और नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, यानी कोई भी धन विधेयक है लोकसभा स्वीकृत हो जाएगा और राज्यसभा में भेजा गया, और राज्यसभा जो है इसको अधिकतम कितने दिनों तक रोक करके रख सकते हैं? तो 14 दिन जो है, 14 दिन से ज़्यादा रोक करके नहीं रख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखना है आपको। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री है, पुदुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पे व्यवस्था है, यहाँ तीनों जगह। तो यहाँ पे नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, न कि उपराष्ट्रपति, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में जो होते हैं आपको नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति ही जाएंगे। अगला है, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर। रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों शामिल होते हैं। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। तो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने गए प्रथम दलित हैं GMC बाल योगी। तो ये ध्यान रखना है, इनका नाम है GMC बाल योगी। अब है संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक भी है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हटा नहीं सकते हैं। तो भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्यों? क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके नीचे अन्य जो है उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, पहला लोकायुक्त डैश राज्य में नियुक्त हुआ था। तो लोकायुक्त की नियुक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र में की गई थी, लोकायुक्त की नियुक्ति। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवार जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवार। अगला है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा सौंपकर त्याग सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही किसको इस्तीफा दे करके पद त्याग सकते हैं। तो यानी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है फिर भी वो चाहते हैं कि कार्यकाल को समाप्त कर ले, अपना पद से इस्तीफा देते हैं, तो अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देंगे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से
पद त्याग दे सकता है तो राष्ट्रपति को लिख करके जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिख करके पद त्याग दे सकते हैं। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो A.S. आनंद जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। A.S. आनंद कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे कार्य नहीं किए हैं, तो इसी टाइप का ये प्रश्न है। तो A.S. आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कितने मामलों में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांतों को अपनाया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांतों को अपनाया है? अधिनिर्णय के सिद्धांतों को अपनाया गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामलों में। अगला है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है? तो केवल संसद के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव का अर्थ ये है कि उनके जो उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र हैं उनको, या जैसे कोई दो राज्य है, ए राज्य है और बी राज्य है। बी राज्य में जो है उच्च न्यायालय है लेकिन ए में नहीं है, तो बी राज्य के उच्च न्यायालय को अधिकार दे सकते हैं कि आप जो है इसका भी ए का भी देखिए। तो ये कार्य क्षेत्र में बदलाव करना हुआ तो ये अधिकार केवल संसद के पास ऐसा अधिकार है। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है 33+1 है, यानी 33 जो है न्यायाधीश होंगे और एक जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो टोटल 34 है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय जो है न्यायिक रूप से पुनरावलोकन करेंगे, यानी अवलोकन करेंगे, पुनः अवलोकन करेंगे और उनको यदि गलत पाया जाता है तो अवैध घोषित कर सकते हैं। अगला है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपने विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किया? तो 142 के तहत जो है ये किया था सुप्रीम कोर्ट में, ये कहाँ? उत्तर प्रदेश का। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है 65 वर्ष उम्र हो जाए तो उनको जो है पद से हटा दिया जाएगा। 65 वर्ष हो जाए या फिर 6 वर्ष हो जाए कार्यकाल टोटल, तो पद से उनको पद मुक्ति मिल जाएगी। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति, तो ये संसद के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, और इसके लिए अनुच्छेद जो है 71 है, 71 है, ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो उसको देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। अगला है उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो गुवाहाटी है, और भी है तो ऑप्शन में गुवाहाटी होंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है तो अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है, तो किस अनुच्छेद के तहत? 141 के तहत ये बन जाती है। अब जो है इसके नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 लाएंगे, तीसरा थर्ड पार्ट आएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। यदि अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा वो आपको महत्वपूर्ण मिलेगा और प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में अवश्य यहाँ से देखने को मिलेगा। सभी लोगों को धन्यवाद।